नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला और सबसे बड़ी खबर के साथ सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को से बड़ी खबर है। देखिए, मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के बाद वहां पर पिछले 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आतंकियों ने कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में अब तक 70 लोगों की जान चली गई है। रूस की स्पेशल फोर्स कॉन्सर्ट हॉल से लोगों को बाहर निकाल रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मौके से बाहर निकाला जा चुका है, उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। इस आतंकी हमले के बाद मॉस्को के सभी मॉल्स को खाली करवा दिया गया है। मॉस्को आतंकी हमले में 62 लोगों की मौत की जानकारी है। 145 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की स्पेशल फोर्स के जवान कॉन्सर्ट हॉल के अंदर मौजूद हैं। घायलों को हॉल से बाहर निकाला वहां से अब भी जा रहा है। 4 तस्वीरें मेरे आसपास आप देख रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। 62 लोगों के मौत की जानकारी सामने आ रही है। 145 से ज्यादा लोग घायल हैं। मॉस्को आतंकी हमले में 70 की मौत की खबर अपडेटेड, ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 100 से ज्यादा 145 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। ये देखिए, आप भीतर की कॉन्सर्ट हॉल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर जब हमलावर पहुंचे, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और किस तरीके से चीख पुकार वहां पर मची। जो लोग पहले से कॉन्सर्ट हॉल में मौजूद थे उनके बीच वो बताती हुई ये 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आतंकी हमला हुआ मॉस्को में, कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी घुसे, फायरिंग के बाद आग वहां पर लगी और स्पेशल फोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां पर चल रहा है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर जानकारियों के साथ। अभिषेक, 62 लोगों की तकरीबन 70 लोग अब तो बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। 145 के करीब लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। अभी इस पूरे ही मामले को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट सबसे अहम बात यह है कि जो मृतकों की संख्या है वो अभी तक 70 पहुंच चुकी है। आशंका है कि और भी बढ़ सकती है। उसकी वजह ये है कि ये जो हॉल है जहां पर ये प्रोग्राम, पिकनिक बैंड का प्रोग्राम आयोजित था, यहाँ पर म्यूजिक हॉल भी, म्यूजिक सेंटर भी है और यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। बड़ी संख्या में लोग आए थे। कैपेसिटी करीब 9000 की है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 6000 लोग यहाँ पर थे और उसमें अंधाधुंध फायरिंग की है इन आतंकियों ने और एग्जैक्टली पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा है। इसलिए संख्या बढ़ सकती है। बाकायदा इंसेंडरी बम वहां पर फेंके हैं। ये तमाम सारी चीजें वहां पर नोटिस हुई हैं। इस समय आप ये समझ लीजिए कि जो इन आतंकियों ने हमला किया उसके बाद जो रशिया का रिस्पॉन्स है वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल का होने की संभावना है। तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे रशिया के समर्थन में बयान जारी किए जा रहे हैं और रशिया ने यहाँ तक कह दिया है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस समय इसको कंडेम करना चाहिए, वो आगे आए और इसका कंडेम करे। तो आप ये समझ लीजिए इसका जो इम्प्लीकेशन है वो रशिया के बाहर तक होने जा रहा है। ये इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है जी। और आईएसआईएस ने, अभिषेक, इसकी जिम्मेदारी ली है इस आतंकी हमले की? बिल्कुल, देखिए सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो है आईएसआईएस का जिम्मेदारी लेना। आईएसआईएस ने बाकायदा बयान जारी किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और आईएसआईएस का रशियन टेरिटरी पर एक्टिव होना ये अपने आप में बेहद ही खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसके पहले जो चेचनिया में जो हुआ है, जो इस्लामिक आतंकियों का चेचनिया में जिस तरह से उनका वहां पर पहले भी इतिहास रहा है अटैक का, और उसके बाद अब आईएसआईएस का जिम्मेदारी लेना ये बताता है कि वो जो पैटर्न है जिसको बीच में रशिया ने ब्रेक कर दिया था वो पैटर्न फिर से वहां पर आया जा रहा है। ये बहुत ही अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि अभी कोई ऐसा आईएसआईएस ने सबूत नहीं दिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बताता है कि किस तरह से इस अटैक के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई है और वेल प्लान्ड अटैक है। आईएसआईएस के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये भी है कि आप इसका लिंकेज जो है वो अफगानिस्तान से लेकर के उन तमाम देशों में भी कर सकती हैं जहां पर जो आईएसआईएस और उसके जो ऑफशूट विंग्स हैं वो वहां पर एक्टिव हैं। ये उनकी ओर से भी एक कोशिश की जा सकती है जी। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ये सिर्फ मॉस्को के लिए नहीं, ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। और अब रशिया किस तरीके से रिटेलिएट करेगा उसी पर लगातार रहेगी नजर पूरी दुनिया की। इसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास है, वो जरा आपको हम बताएं। इसी आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। इस अटैक के संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्धों की तस्वीर। कार में बैठकर, ये देखिए आप,
जाते हुए संदिग्ध आतंकी दिखाई दे रहे हैं जो अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। यही वो आतंकी जिनकी तस्वीर सामने आई है। 5 से 6 आतंकियों ने कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग की और पूरी प्लानिंग के साथ ये वहां पर दाखिल हुए। फ्राइडे नाइट और वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग लोगों की थी। कैपेसिटी ये कहा जा रहा है कॉन्सर्ट हॉल की तकरीबन 6000 के आसपास, और वहां पर ये आतंकी पहुंचे, ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनकी तस्वीर आपके सामने ये है। देखिए, आईएसआईएस ने मॉस्को टेरर अटैक की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस का दावा है कि अटैक के बाद सुरक्षित हमलावर लौटे हैं। ये दावा आईएसआईएस ने किया है। रूसी एजेंसी हमले की जांच कर रही है। हमले में 70 की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है और 145 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं जो अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त भर्ती हैं। देखिए, मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले से पूरी दुनिया इस वक्त सन्न है। आतंकियों ने बेहद शातिराना अंदाज में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। अब ये हुआ कैसे, पूरा किस तरीके से वहां पर अटैक किया गया, देखिए आप। रूसी सेना की वर्दी में वो आतंकवादी वहां पर आए थे। उसके बाद आतंकियों के पास ऑटोमेटिक गन थे। पहले गार्ड की हत्या वहां पर की, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद देखिए, कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी इन्होंने शुरू कर दी। रूसी सेना की वर्दी में आए हुए थे, ऑटोमेटिक गन इनके पास था। पहले जो गार्ड वहां पर मौजूद थे सुरक्षा में, उन पर अटैक किया गया, उनकी हत्या की। उसके बाद कॉन्सर्ट हॉल के भीतर दाखिल हुए और वहां पर फायरिंग की। एक और बड़ी खबर आपको हम बताएं, आतंकियों ने जब क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में ताबड़तोड़ फायरिंग की, उस वक्त पूरा हॉल वहां पर खचाखच भरा हुआ था। हॉल में 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। किसी अनहोनी की घटना से अनजान ये सभी लोग कॉन्सर्ट का आनंद वहां पर ले रहे थे और तभी 5 से 6 आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, हॉल के अंदर दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। हमलावरों की फायरिंग में 70 लोगों की जान जा चुकी है। 145 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मॉस्को टेरर अटैक में घायल 60 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। एक बच्चे की भी हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और 70 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर तैनात किए गए हैं मौके पर। देखिए, क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के साथ ही आतंकियों ने 2 धमाके वहां पर बैक टू बैक किए। ब्लास्ट के बाद हॉल में भीषण आग लगी, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रूसी स्पेशल फोर्स आग बुझाने की कोशिश वहां पर कर रही है। आग पर काबू नहीं होता देख हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये हमला वहां पर हुआ, उस वक्त जो कॉन्सर्ट हॉल, वहां पर तकरीबन 6000 के आसपास लोग मौजूद थे। ये कहा जा रहा है जो इस तरीके की किसी भी आतंकी हमले की, किसी भी सुगबुगाहट से एकदम अनजान थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इस अटैक के बाद रूस की मांग है, मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद रूस की मांग है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की रूस ने मांग की है। बड़ी खबर, टेरर अटैक पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की रशिया ने मांग की है। ये देखिए आप, जब हमला वहां पर हुआ, इस हमले से पूरी दुनिया सन्न है। इस हमले के बाद से रूस की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। और देखिए, मॉस्को आतंकी हमले के बाद एक्शन में रूस अब दिखाई दे रहा है। पुतिन के करीबी जो है मेदवेदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में यूक्रेन का हाथ हुआ तो चुकानी होगी बहुत बड़ी कीमत। सीधे सीधे यूक्रेन से कहा जा रहा है कि अगर हाथ हुआ यूक्रेन का तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेदवेदेव ने कहा है कि कीव का कनेक्शन हुआ तो यूक्रेन के बड़े अफसरों का सफाया कर देंगे। रूस को शक, मॉस्को टेरर अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ। हालांकि यूक्रेन ने इससे साफ इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने यह कहा कि हमको बदनाम करने की ये कोशिश है, ये साजिश की जा रही है। यूक्रेन ने साफ तौर से इस हमले से खुद को अलग कर दिया। देखिए, मॉस्को टेरर अटैक पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, उन्होंने कहा कि टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है, वो मना कर रहे हैं। अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है। अमेरिका ने क्लीन चिट दी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा कि जो अटैक हुआ है मॉस्को में, रूस की राजधानी में, उस अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है। खुद से दूर किया है यूक्रेन ने इस अटैक से। और साथ ही अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिका ने कहा कि मॉस्को टेरर अटैक में यूक्रेन का हाथ नहीं है। और साथ ही रूस ने भी ये कहा है,
रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन का हाथ हुआ तो वहां के बड़े अफसरों का सफाया कर दिया जाएगा, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि हमारा हाथ नहीं है और अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी है। मॉस्को आतंकी हमले पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका ने कहा कि रूस ने टेरर अटैक के अलर्ट की गंभीरता से जो अलर्ट किया था अमेरिका ने रूस को कि ऐसा कोई आतंकी हमला हो सकता है, उसको गंभीरता से नहीं लिया। इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका ने रूस को टेरर अटैक का इनपुट पहले ही दिया था, 1 महीने पहले। मॉस्को में रहने वाले अपने नागरिकों को अमेरिका ने अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे घर में वो रहे, बाहर ना जाए, घर में ही रहने की सलाह अपने नागरिकों को अमेरिका ने दी है। ये बड़ी जानकारी। अमेरिका ने यह कहा कि जो इनपुट हमने दिए थे रशिया को, रूस को पहले यह बता दिया गया था कि इस तरीके से कोई आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन उस अलर्ट को, उस एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं लिया गया रूस की तरफ से। और उसके बाद जो हुआ, इस पर अब अमेरिका ने कहा है अपने नागरिकों से कि आप बच के रहें। उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आप घर पर ही रहें अगले 48 घंटे। रूस ने इनपुट को गंभीरता से नहीं लिया, यह अमेरिका कह रहा है। पहले ही इनपुट हमने मुहैया करवाए थे, दिए थे, लेकिन उस इनपुट को रूस ने गंभीरता से नहीं लिया। अब देखिए, आपको विस्तार से और जानकारी हम देते हैं। जो आतंकी हमला मॉस्को में हुआ है, उसके बाद क्या स्थिति है। देखिए, सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए, ये रूस ने कहा है। रूस ने मांग की है कि सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। अमेरिका इनपुट शेयर करे, ये भी रूस ने कहा है कि जो इनपुट आपके पास है वो हमसे साझा करें। अमेरिका हमले में यूक्रेन की भूमिका नहीं है, ये अमेरिका ने कहा। सीधे सीधे यूक्रेन को क्लीन चिट अमेरिका ने दी। अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया, इस बात का जिक्र भी अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कहा कि जो अलर्ट हमने रूस को पहले किया था, जो इनपुट हमने आपको दिए थे, उस पर गंभीरता से विचार आपने नहीं किया। उसके बाद ये अटैक हुआ। देखिए, आतंकी हमले पर किसने क्या कहा है, आपको हम दिखाते हैं। देखिए, आपको हम बताते हैं। देखिए, रूस ने क्या कहा है इस अटैक पर। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। रूस ने कहा कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। अगर इस पर किसी का हाथ सामने आता है तो उसको सबक सिखाएंगे। अमेरिका ने कहा अटैक से यूक्रेन का कोई कनेक्शन नहीं है। यूक्रेन को क्लीन चिट देते हुए अमेरिका ने कहा कि इस पर जो अटैक मॉस्को में हुआ है, उस पर कोई हाथ यूक्रेन का नहीं है। और यूक्रेन ने कहा कि हमले के पीछे हमारा हाथ नहीं है, हम इससे दूर हैं, हमारा हाथ इसमें नहीं है। यूक्रेन ने ये बात कही है। तीनों की बात आपने सुनी। और इसके अलावा देखिए, आप रूस में बड़े टेरर अटैक जो हुए हैं अक्टूबर 2002 से अगर आप देखते हैं तो मॉस्को के थिएटर में 800 लोगों को बंधक बनाया गया। 48 घंटे बाद 41 चेचन फाइटर वहां पर मारे गए, बंधक बनाए गए। 129 लोगों की मौत वहां पर हो गई। ये 2002 का मामला है। सितंबर 2004 में देखिए, 30 चेचन फाइटर्स ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया और बेसलान के स्कूल में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। वहां पर 330 से ज्यादा की मौत वहां पर हुई और मरने वाले जो लोग थे उनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। साल 2011 मॉस्को के डोमोडेडोवो में एयरपोर्ट पर आत्मघाती अटैक हुआ और यहां पर 30 लोगों की मौत हो गई। जो अटैक एयरपोर्ट पर किया गया, हुआ ये कि 30 लोग वहां पर मौत के घाट उतार दिए गए। साल 2013 में क्या हुआ, ये वोल्गोग्रैड है जहां पर आत्मघाती हमला हुआ और वहां पर 34 लोगों की मौत की खबर। ये 2013 का वाकया है जब यहां पर वोल्गोग्रैड में आत्मघाती हमला किया गया। 34 लोगों की मौत यहां पर हुई। जब बड़े अटैक हुए हैं रूस पर, ये उसी की जानकारी है। साल 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में धमाका हुआ और 14 लोग वहां पर मारे गए। जो मेट्रो में धमाका हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, और उसमें 14 लोगों की जान गई। साल 2017 का ये पूरा मामला है। तो 2002 से लेकर के 2017 आते आते कब अटैक हुआ रूस पर और रूस ने उसके बाद क्या एक्शन लिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। शुक्रवार सुबह जब देश नींद से जागा तो उसके मन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ही सवाल था कि आखिर क्या से क्या हो गया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करने वाला नेता करप्शन के गंभीर आरोपों में ईडी की गिरफ्त में है और केजरीवाल तो सीएम है, जो गुरुवार को शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए, जबकि उनसे पहले सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पारी सिर्फ 11 साल की है और 11 साल के भीतर वो कट्टर ईमानदार के जिस नारे के साथ सत्ता में आए थे, उससे ठीक उलट करप्शन के आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।
मैं शपथ खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत दूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आने वाले किसी भी चुनाव में दारू लेके या पैसा लेके वोट नहीं डालूंगा। जिस रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, अब उसी करप्शन के आरोपों की फांस में फंस गए हैं केजरीवाल। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। ये एक चिट्ठी है, ये मेरे हाथ परसों लगी है। इनकी किस्मत खराब है, इनकी सारी चिट्ठियां हमारे हाथ लग जाती है। कभी केजरीवाल विरोधियों की चिट्ठी जनता के सामने पेश करते थे और अब आरोप लगा है कि वो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। अदालत के सामने बताया जा सकता है कि किस तरीके से 150 पन्नों की एक रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के घर से बरामद हुई है और उसके अंदर 2 जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है कि आखिरकार उनके घर में वो 2 अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो क्या कर रही थी। हालांकि केजरीवाल पिछले कई महीनों से इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। लेकिन अंदाजा नहीं था कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद गुरुवार शाम अचानक गिरफ्तारी की घड़ी आ जाएगी। सरासर लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है। आज यहाँ पे इन लोगों ने दिखा दिया है कि ये लोग रात के अंधेरे में ही चोरों की तरह काम कर सकते हैं। गुरुवार शाम को ईडी के अधिकारियों की टीम बसों में सुरक्षा बलों को लेकर सीएम केजरीवाल के घर पहुंची थी। सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद ही अंदाजा हो गया था कि गिरफ्तारी की तैयारी है। केजरीवाल से ईडी के बड़े बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की और फिर रात 9 बजते गिरफ्तारी की खबर आ गई। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। रात 11 बजे ईडी की टीम केजरीवाल को अपने साथ लेकर निकल गई। ईडी के अधिकारी तमाम गाड़ियों को यहाँ से ले जाते हुए, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये जो बसें हैं पुलिस की वो भी पीछे जा रही हैं, यानी कि सुरक्षा का बड़ा घेरा लेकिन लेकर चले गए हैं। शुक्रवार को केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे किसी शख्स को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा था। बीजेपी इस बात को मुद्दा बना रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद भी सत्ता नहीं छोड़ रहे, जबकि आम आदमी पार्टी की दलील है कि दोष साबित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारत की राजनीति में कई गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। 3 बार चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दी, उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको
गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राजधानी दिल्ली से लेकर गोवा तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश हैरान है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उस केजरीवाल पर लगे हैं जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हुए राजनीति में आए थे। सरकार के पास शासन है, प्रशासन है, सीबीआई है, आईबी है, पुलिस है, सब कुछ है सरकार के पास। लेकिन पांडवों के पास एक चीज थी, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। हमारे पास भी एक चीज है, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी और भगवान हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप मार्च 2013 की ये तस्वीर देखिए। करीब 11 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनता के पानी और बिजली के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान किया था। तय किया है कि 23 मार्च से मैं अनिश्चितकालीन उपवास के ऊपर बैठूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, केवल जल ग्रहण करूंगा। कब तक? जब तक दिल्ली की जनता के मन से डर ना निकल जाए, जब तक दिल्ली की जनता अपने अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद ना कर दे। केजरीवाल अनशन पर बैठ गए। 23 मार्च को शुरू हुआ अनशन एक एक दिन करके आगे बढ़ने लगा और दिल्ली में जगह जगह बिजली बिलों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। ये जितने कार्यकर्ता, जितने लोग लगे हुए हैं, इनको लग रहा है कि इस बार तो देश से भ्रष्टाचार दूर होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डर निकालो अपने मन का। 1,12,000 लोग इकट्ठे हो गए 2 दिन के अंदर। अभी तो देखो पूरी दिल्ली इकट्ठी होगी, विश्वास तो करो अपने ऊपर। और साल 2013 में अन्न त्याग कर केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली और पानी को मुद्दा बना दिया था और फिर केजरीवाल ने 15वें दिन अनशन तोड़ने का ऐलान किया था। ये वो केजरीवाल थे जिसे जनता ने ट्रेन के साधारण डिब्बों में सफर करते हुए देखा। ये वो केजरीवाल थे जिसे ट्रेन के इंतजार में जनता ने प्लेटफॉर्म पर सोते हुए देखा था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई किस्म की राजनीति का ऐलान करके आए थे। केजरीवाल ने दावा किया था कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन एक के बाद एक उनकी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जबकि ये वो केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल ने अपनी राजनीति और पार्टी की नींव रखी, वो इतनी मजबूत साबित हुई कि दिल्ली में उसे कोई हिला नहीं पाया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए, हम शरीफों की पार्टी है। केजरीवाल न सिर्फ 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बल्कि दिसंबर 2022 में उन्होंने 15 साल से बीजेपी के कब्जे में रही एमसीडी को भी छीन लिया था। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की आवाज में इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था कि दिल्ली में केजरीवाल के नाम की दीवार को तोड़ पाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुका है। हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है।
एमसीडी चुनाव के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चौथी जीत हासिल की थी और फिर यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली लोकसभा में अपना खाता खोल पाएंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी गहरे संकट में आ चुकी है। संकट कई तरह के हैं। पहला संकट तो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक चेहरा है। अरविंद केजरीवाल ही पार्टी के बैनर से लेकर चुनाव प्रचार तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर पोस्टर तक दिखाई दे। दूसरा संकट ये है कि ऐन चुनाव से पहले पार्टी का सबसे ताकतवर चेहरा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। ये पार्टी की सोच, पार्टी के मोटो और पार्टी की पहचान को धक्का पहुंचाने वाला है। धक्का पहुंचाने वाला इसलिए क्योंकि साल 2011 में पहली बार देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हुआ था। 2011 में अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप बनाया था। जन लोकपाल विधेयक की मांग लेकर अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। लेकिन अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। 2 अक्टूबर 2012 को केजरीवाल ने राजनीतिक दल का गठन किया। 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई गई। 2013 में 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित को हराकर केजरीवाल ने देश को चौंका दिया था। 2013 में केजरीवाल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी और इन 3 चुनावों के बाद ये साबित हो गया था कि दिल्ली का तख्त केजरीवाल से ले पाना आसान नहीं है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन शराब नीति मामले ने दिल्ली सरकार का पूरा हुलिया बदलकर रख दिया। आरोप है कि नई शराब नीति में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ 100 करोड़ की घूस खाई, बल्कि सरकार को मिलने वाले पैसों में भी भारी नुकसान हुआ। सबसे पहले केजरीवाल के सबसे खास और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, जो पिछले 18 महीने से जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी की आवाज कहे जाने वाले संजय सिंह को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया। और अब आम आदमी पार्टी की जान और पहचान केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। हालांकि केजरीवाल पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो जेल से ही न सिर्फ सरकार चलाएंगे, बल्कि चुनाव भी जीत कर आएंगे। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते। उनको पता है, मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार।